Hello everybody, welcome to Grow Up Mentors. In this video lecture, we are going to talk about psychopathology. And in this video lecture, we are going this video lecture is going to be very important for those who are doing masters in psychology and those who are preparing for net examination and any other competitive examination. आपके लिए क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक अगर आप सिर्फ एक वीडियो ये वाली देख लेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि साइकोपैथोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, उसके की एस्पेक्ट्स क्या हैं, हिस्ट्री क्या है साइकोपैथोलॉजी की, एंड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन। सो वन बाय वन करके हम सीरीज बाय सीरीज इस ऑल टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले आता है हमारा साइकोपैथोलॉजी का मीनिंग। तो देखो, साइकोपैथोलॉजी इज बेसिकली क्या है। साइकोपैथोलॉजी तीन वर्ड से मिलके बना है। सबसे पहले आपका साइको, सेकंड वन पैथो एंड थर्ड वन इज लॉजी। तो साइकी मीन्स होता है विच इज रिलेटेड टू माइंड। जो भी चीज इंसान के कॉग्निटिव मतलब मेंटल दिमाग से रिलेटेड है वो सब आएगी आपकी साइकोलॉजी के अंदर, साइको के अंदर। अच्छा, अब किसी को साइको या कॉग्निटिव डिटेल में पढ़ना है तो वो मेरा ओरिजिन ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी वाला वीडियो लेक्चर जाके देख सकता है। उसको कॉग्निटिव का पूरा डिटेल एक आइडिया लग जाएगा। एंड पैथोलॉजी मीन्स क्या, पैथो मीन्स क्या होता है। पैथ मीन्स विच इज डिसीज, डिसऑर्डर। साइको मीन्स माइंड, पैथ मीन्स डिसीज या डिसऑर्डर, एंड लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ। सो साइकोपैथोलॉजी का मीनिंग क्या बना, स्टडी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। आप इसको एकदम अपोजिट करके देखेंगे, इसका क्या मीनिंग बनेगा, साइकोपैथोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ओके, जैसे आप देखते हैं ना, कार्डियोलॉजी, कार्डिक मींस हार्ट, लॉजी मींस स्टडी के हार्ट के बारे में स्टडी हो रही है। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रो मींस किडनी एंड लॉजी मींस स्टडी ऑफ कि किडनी के बारे में स्टडी हो रही है। उसी तरह से साइकोपैथोलॉजी मींस दिमाग की जो भी डिसीज हैं उसके बारे में हम जो भी पढ़ेंगे वो सब हमारा साइकोपैथोलॉजी के अंदर आएगा। अच्छा, अब साइकोपैथोलॉजी के अंदर क्या-क्या चीजें आती हैं कि दिमाग में क्या-क्या कमी है। अगर किसी इंडिविजुअल को एबनॉर्मल थॉट्स आ रहे हैं। एबनॉर्मल थॉट्स क्या होते हैं, जो नॉर्मल नहीं होते। एग्जांपल लाइक पंखा चल रहा है, अरे ये पंखा गिर तो नहीं जाएगा मेरे ऊपर चलते में। उसके इमोशंस के अंदर चेंज आ रहा है, उसके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, या उसके मेंटल फंक्शनिंग में किसी भी तरह का चेंज आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये पर्सन साइकोपैथ है। अच्छा, इमोशंस और बिहेवियर को एक थोड़ा सा एक रफ आइडिया देता हूं मैं, डिटेल में नहीं बता रहा अभी इसको इतना, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेक्चर लेके आएंगे। इमोशंस बेसिकली क्या होता है कि जो भी मेरे थॉट प्रोसेस होती है इंटरनल, और उसके बिहाफ पर मैं जो भी एक्शन करता हूँ, जो भी उसके बिहाफ पर मैं क्या करता हूँ, एक्शन करता हूँ। मेरे दिमाग में कोई गलत थॉट आया और अजीब सा थॉट आया और मैंने गुस्सा करके उसको दिखाया सामने, सो मेरा क्या होगा, इमोशंस। एंड सेकंड वन जो मेरा एक्शन होगा वो क्या होगा, बिहेवियर, कि सामने मैं अपनी कैसी पर्सनालिटी शो कर रहा हूँ। सो साइकोपैथोलॉजी मीन, साइकोपैथोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम मेंटल डिसऑर्डर को समझते हैं, जिसमें हम मेंटल डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं, जो कि एबनॉर्मल थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर, मेंटल फंक्शनिंग। और इसका मेन मोटिव होता है साइकोपैथोलॉजी का कि इंसान की मेंटल इलनेस को समझना, और किस वजहों से, क्या रीजन हो सकते हैं कि इंसान मेंटली अपने परेशान है। अच्छा, अब सबसे प्रोमिनेंट बात यह है कि साइकोपैथोलॉजी में जो ये मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल मीन्स दिमाग, दिमाग मीन्स कॉग्निटिव, कि हमारे दिमाग में जो डिसऑर्डर, कहते हैं ना कोई भी चीज ऑर्डर में है, सिस्टमैटिक फंक्शनिंग के अंदर है। अब वो डिसऑर्डर मतलब उसका फंक्शन बिगड़ गया है, सिंपल सी बात है। तो हमारे दिमाग का जो फंक्शन बिगड़ा है, तो ये क्या है, मेंटल डिसऑर्डर क्या चीज है। देखो, साइकोपैथोलॉजी हमको ये बताता है, ये समझने में हेल्प करता है कि इंसान के थॉट्स, उसके फीलिंग्स, उसके बिहेवियर जो हैं वो नॉर्मल हैं या अबनॉर्मल हैं, हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं। जैसे कि सैडनेस होना अच्छी बात है किसी पर्टिकुलर कॉज की वजह से, फॉर एग्जांपल लाइक आई लॉस्ट माय सम अमाउंट ऑफ रुपीज, तो ड्यू टू विच आई एम सैड, सो इट्स ओके। बट अनसेंसर्डली विदाउट एनी कॉज आई एम कंटिन्यूसली, एक सैडनेस मुझे सुबह से लेकर शाम तक बनी हुई है, तो इसका मीनिंग क्या है कि मैं मेंटली इल हूं, या उस पर्सन को मेंटली इलनेस है। अच्छा, अनसेंसर्ड, बिना वजह के किसी बात पर अग्रेसिव इश्यूज हो रहे हैं, विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट, विच इज नॉट रेलेवेंट, कोई वजह नहीं है, बस खामोखा के अंदर गुस्सा आ रहा है, अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं जहन में, तो हम ऐसे इंसान को क्या कहेंगे, ऐसे इंसान को हम कहेंगे कि ये साइकोपैथ है और इसको मेंटल डिसऑर्डर है।
और इस सब के बारे में हम साइकोपैथोलॉजी में पढ़ते हैं। अच्छा, अब इसका एक प्रोमिनेंट वजह क्या है, कॉज क्या है कि क्यों ये मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल कॉज होते हैं। देखो, ह्यूमन पर्सनालिटी जब क्लास आपने 11th में बायोलॉजी पढ़ी हो या साइकोलॉजी पढ़ी हो तो उसमें डिटेल में आपको बताया था, ये एक टॉपिक दिया था कि ह्यूमन पर्सनालिटी वेरीज ऑन द 3 पिलर्स। फर्स्ट वन फिजिकल, मेंटल एंड थर्ड वन होता है आपका सोशल। अब फिजिकल में हम इसमें जब साइकोपैथोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं तब हम फिजिकल को कंसीडर करते हैं बायोलॉजिकल में, और मेंटल को कंसीडर करते हैं साइकोलॉजिकल में, और थर्ड वन सोशल। सोशल को आप इमोशनल भी कह सकते हो। अच्छा, अब बायोलॉजिकल या तो इंसान के कोई दिमाग की कोई नस ढीली है, या तो उसके अंदर जेनेटिकली किसी चीज की कमी होना, जैसे किसी इंडिविजुअल के अंदर सेरोटोनिन की डेफिशिएंसी है तो वो आएगा। अच्छा, हैप्पी हार्मोन हम किसको बोलते हैं, हैप्पी हार्मोन हम लोग बात करते हैं कि डोपामीन जब रिलीज होता है तो एक हैप्पी हार्मोन होता है, इंसान को खुशी फील होती है, तो उस इंसान की बॉडी में डोपामीन ही नहीं बन रहा है, या उस इंसान की बॉडी में सेरोटोनिन या ऑक्सीटोसिन की ही कमी है, वो लिक्विड ही कम है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से उसका मेंटल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो गया है और डिसऑर्डर के अंदर आ गया है। कॉजेज जहां भी टर्म मिले एग्जाम के अंदर, इटियोलॉजी, तो इटियोलॉजी का मतलब होता है कॉजेज, कि उसकी वजह क्या है, कॉज क्या है। सेकंड वन होता है साइकोलॉजिकल, या तो एक्सेसिव इंसान स्ट्रेस लेता जाए तो उसकी वजह से भी इंसान को दिमाग पे इम्पैक्ट पड़ जाता है। बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है कोई इंसान तो उसकी वजह से भी उसकी साइकोलॉजी, उसके मेंटल फंक्शनिंग बिगड़ जाती है। बहुत लंबे समय तक किसी तनाव के अंदर रहना, ठीक है, या एक्सेसिव ट्रॉमा के अंदर रहना, इसके बारे में ये जो साइकोलॉजिकल डिसीजेज हैं, हम इस पे एक सेपरेट वीडियो लेक्चर लेके आएंगे और इनको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। सेकंड वन होता है लास्ट वन होता है एक सोशल कॉज। कि सोशल कॉज क्या चीज है, इस बात को समझना है कि सोशली मीन्स कि किसी इंसान की पारिवारिक कंडीशन फाइनेंशियली बहुत खराब है, तो उस फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से इंसान अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, या फिर वो लाइफ में जो अचीव करना चाहता है या जो उसका मोटिव है वो उस चीज को अचीव नहीं कर पा रहा, तो उसकी वजह से क्या है कि उसकी लाइफ पर, उसके दिमाग पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, चाहे वो गरीबी हो, चाहे उसकी फैमिली प्रॉब्लम हो, माता पिता की लड़ाई हो। इसकी वजह से भी बच्चों की कभी कभी साइकोलॉजी क्या होती है, बिगड़ जाती है। क्लासरूम में एक बच्चे को डेली बुली किया जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है, इससे भी बच्चों की क्या हो जाती है, साइकोलॉजी बिगड़ जाती है। फिर कहीं ना कहीं इसके जो इम्पैक्ट होते हैं वो इंडिविजुअल की मेंटालिटी पर जाते हैं। आपने अगर एक मूवी देखी हो टेबल नंबर 21, तो उसमें जो एक लास्ट में जो क्या परेश रावल रिवेंज ले रहा होता है ना उन दोनों से, तो इन दी एंड वो जो अपने बेटे का रिवेंज ले रहा होता है, तो वो बच्चा टोटली फ्रस्ट्रेट होके मैडनेस की सिचुएशन पर आ जाता है, क्योंकि उसका कॉलेज में इस एक्सट्रीम लेवल पर बुलिंग की जाती है और एक एक्सट्रीम लेवल पर टॉर्चर किया जाता है। अच्छा, अब इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, या तो टोटली होपलेस फील हो जाना कि नहीं अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मैं तो अपनी लाइफ में बर्बाद हो गया। अच्छा, उसके अलावा नेगेटिव फीलिंग आना, हर चीज़ को नेगेटिव कंसीडर करना, अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देना, कभी कभी पैनिक अटैक आना। पैनिक अटैक क्या होता है, आप सो रहे हो लेटे एकदम घबरा के आँख खुल जाना, झटके से एकदम डर जाना, इसे हम कहते हैं पैनिक अटैक आ जाना। ये कितने लंबे चल रहे हैं और ये कब से हो रहे हैं, एक आध बार लाइफ में आ जाए कोई इशू नहीं है, लेकिन ये अगर कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर है तो इसका ये साफ साफ ये सिम्टम है, ये वजह है कि इंसान को मेंटल डिसऑर्डर है। अच्छा, नेक्स्ट वन हम बात करें इसकी साइकोलॉजी की, साइकोपैथोलॉजी की हिस्ट्री की। तो देखो, लोगों का ये मानना था जब एंशियंट टाइम के अंदर, हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, वी नो दैट एंशियंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न। अब मैं इसकी डेटिंग टाइमलाइन पे नहीं जाऊंगा बिकॉज मैं आपसे प्रिटेंड करता हूँ कि यू पीपल आर डूइंग मास्टर्स, तो आपको एडी बीसी और सीई का डिफरेंस पता होगा। अच्छा, आगे बात करें, जो एंशियंट टाइम था हमारा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास की बात समझ लो या उससे पहले आगे पीछे, ठीक है, तो उस टाइम पे लोगों को लगता था कि ये जो किसी इंसान को मेंटल डिसीज हो रही है, अब साइकोलॉजी तो इतनी कोई सब्जेक्ट था नहीं उस टाइम पे, तो लोग समझते थे कि ये तो, अरे इसको कोई भूत प्रेत आ गए, ये इंसान जो है ना, ये क्या हो गया है, ये एक्सटोर्जम की तरफ चला गया है। और इन एंशियंट ग्रीन हिपोक्रेट ने कहा कि मेंटल इलनेस ड्यू टू द इम्बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड जैसे हमने फर्स्ट वाला फैक्टर देखा कि बायोलॉजिकल, जो अब उस टाइम पे कुछ आपके इंटेलेक्चुअल फिलोसफर्स थे, जैसे आपके हो गए सोक्रेट्स, हो गए प्लाटो, हो गए हिपोक्रेट्स, हो गए एरिस्टोटल, इन लोगों ने तो उस चीज को समझा, बट
who will tell the normal and the general people who are living in environment? उनको तो नहीं पता ना, they people are totally illiterate, so वो तो उस चीज को नेगेटिव ही कंसीडर करेंगे। अगर किसी को नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, वो अजीब सी बातें कर रहा है, तो हम बोलेंगे अरे इस पे भूत प्रेत आ गए, ये तो पगला गया है, इसको बाबा के पास लेके जाओ, इसको यहाँ लेके जाओ, ऐसा। तो एंशियंट टाइम में ये चीजें होती थी। अच्छा, उसके बाद में जब टाइम एरा चेंज हुआ, तो मेडिवल पीरियड के आते आते क्या हुआ, मेडिवल पीरियड में आते आते लोगों ने कहा कि ये जो मेंटल इलनेस है, ये विचक्राफ्ट है, मतलब ये भूत भूत बाधा है। पीपल विद मेंटल डिसऑर्डर वर ऑफन पनिश्ड एंड लॉक्ड अवे। उस टाइम जब कोई ऐसी एक्सेसिव वे के अंदर ऐसी अपनी हरकतें दिखाता था, अब वो तो बेचारा मेंटली इल है, वो तो कुछ भी करेगा, तो लोगों ने कहा अरे पागल हो गया, एक काम करो, इसको पनिश कर दो, इसको लेके जेल में बंद कर दो, इसको कमरे में बंद कर दो, और इसको क्या करते हैं, मार डालो इसको। उसके साथ बहुत हार्श एंड ह्यूमिलिएट ट्रीटमेंट किया जाता था उस व्यक्ति के साथ में, जो ऐसी हरकतें करता था एंशियंट एंड मेडिवल टाइम के अंदर। ये एक बहुत डार्क और दी एक बिटर ट्रुथ है जो हमको एक्सेप्ट करना पड़ा है, क्योंकि उस टाइम पे साइकोलॉजी स्टडी के अंदर था ही नहीं, लोगों ने समझा ही नहीं था। बट रेजिडेंस पीरियड 15th एंड 17th सेंचुरी आते आते, देखो 15th सेंचुरी मतलब 1400 से लेके 1499 तक जो भी चलेगा वो आपका 15th सेंचुरी है। जैसे मैंने भी कहा कि मैं हिस्ट्री की डेट्स पर नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, जब उस टाइम तक आते-आते साइकोलॉजी थोड़ी बहुत पढ़ने में आ गई थी। सम डॉक्टर्स बिगिन टू सी द मेंटल इलनेस एज़ अ मेडिकल प्रॉब्लम, नॉट एट अ मोरल वन। लोगों ने कहा अरे ये भूत बाधा नहीं है, मतलब साइकोलॉजी एज़ अ स्टडी सब्जेक्ट के फॉर्म में लोग पढ़ने लगे थे कि ये तो एक मेंटल और एक मेडिकल कंडीशन है, इस चीज़ का बाकायदा इलाज होगा। और फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल असाइलम वर बिल्ट, बट मैनी स्टिल हैड पुअर कंडीशन। अब एक अस्पताल है, वो कहने वाली बात है ना कि एक अनार और 100 बीमार, तो एक हॉस्पिटल बना उस टाइम पे असाइलम मेंटली इल लोगों के लिए। अब कितने लोगों को वहां पर आप एडमिट करोगे, लिमिटेड क्वांटिटी में ही कर सकते हैं हम। तो ये एक चीज है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, जब आपका 18th और 19th सेंचुरी आते आते फिलिपाइन पैनल फ्रांस के अंदर जो डोटारा डिक्स थे, यूएसए ने स्टार्ट करा, क्या स्टार्ट करा, मूवमेंट टू ट्रीट मेंटली इल पीपल विल काइंडनेस एंड केयर। 15 से 17 सेंचुरी तक हमने एक चेंज देखा, फिर 18 से 19 सेंचुरी तक एक और चेंज आया। वो चेंज ये आया कि लोगों को मेंटली ट्रीट किया जाने लगा, प्यार से, मोहब्बत से, काइंडनेस से, और उनकी केयर की जाने लगी। अच्छा, फिर आगे-आगे धीरे जब साइकोलॉजी एज़ अ सब्जेक्ट बन गया, इसके लैब वर्ल्ड वाइड ओपन हो गए, तो इसको 2 तरह से क्लासिफ़ाई कर दिया गया। क्या? कि डीएसएम के थ्रू और एक आईसीडी के थ्रू, डायग्नोसिस स्टैटिस्टिकल मैनुअल और इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़। ये दोनों क्या होती हैं, अभी हम डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। फिर 20th सेंचुरी आते-आते साइकोलॉजी कंसीडर्ड एज़ अ मॉडर्न साइंस। 20th सेंचुरी मीन्स 1900 टू 1999, यहाँ तक आते आते साइकोलॉजी कितना ज्यादा एकदम पूरा एडवांस, पूरे वर्ल्ड वाइड दुनिया ने इस चीज को समझ लिया। मेंटल हेल्थ वाज स्टडीज मोर डीपली विद साइकोलॉजिकल, साइकेट्रिकल एंड न्यूरोसाइंस। इंसान को वही बायोलॉजी, साइकोलॉजी और सोशल तीनों सेक्टर्स को डिटेल के अंदर देखा जाने लगा। उसके बाद में क्लासिफिकेशन, क्लासीफाई हम कहते हैं ना कि ये 7th क्लास के बच्चे, इनको अलग बैठाओ, ये 10th के हैं, ये 12th के हैं, ये कॉलेज के हैं, तो सबकी एक स्पेसिफिक एक क्लास हो गई है। तो उसी तरह से साइकोलॉजी को और इनकी डिसीजेस को डायग्नोस करने के लिए, डायग्नोस मीन्स समझने के लिए क्या करा करा, क्लास वाइज हमने लोगों को चीजों को डिवाइड कर दिया। अच्छा, एक तो डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल बना, जो अमेरिकन सॉरी अमेरिकन साइकेट्रिस्ट ने इसको क्या करा, एस्टेब्लिश करा। दूसरा, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप करा। अब जो जितने भी साइकोलॉजी के सॉरी जितने भी साइकोलॉजी के ट्रीटमेंट्स होने लगे, वो सब इन्हीं थेरेपीज, मेडिकेशन, बिहेवियर थेरेपी, जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी होती है, कॉग्निटिव ड्रिल थेरेपी भी होती है, हिप्नोथेरेपी भी होती है, एंड सो मेनी काइंड ऑफ थेरेपीज आर देयर। व्हेन वी विल कवर द साइकोलॉजिकल डिसीज सीरीज ना, हम उसमें इन सब चीजों को डिटेल में कवर करेंगे। अच्छा, इस आप में से किसी को अगर साइकोलॉजिकल डिसीज के ऊपर वीडियो लेक्चर सीरीज चाहिए हो तो आप बता देना। सो 21st सेंचुरी तक आते आते साइकोलॉजी को क्या कंसीडर करा, एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग के। होलिस्टिक मींस क्या होता है, ओवरऑल, कि टुडे मेंटल इलनेस इज सीन एज अ मिक्स ऑफ बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर। अब उसके बाद में वी यूज ब्रेन सीन रिसर्च एंड ग्लोबल सिस्टम DSM-5 ICD-11 टू डायग्नोस ट्रीटमेंट पीपल एंड रिस्पेक्ट साइंस, के प्रॉपरली साइकोलॉजी का सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट होने लगा।
इसकी इंडिविजुअल की केस स्टडी की गई, इस पर रिसर्च की गई कि इसको ये जो कॉज हैं, इसकी जो एटियोलॉजी है, क्या वो बायोलॉजिकल है, क्या वो साइकोलॉजिकल है, या वो कोई सोशल कॉज की वजह से वो ऐसा कर रहा है, कि उसको अगर किसी इंडिविजुअल को ओसीडी है तो उसका ऑब्सेशन किस चीज़ का है और कंपल्जन किस चीज़ का है और उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, कॉज क्या है, एवरीथिंग हैज़ बीन सिस्टमैटिकली डायग्नोस्ड इन करेंट डेज 21st सेंचुरी, इट इज हैपनिंग नाउडेज। अच्छा, जब आईसीडी बना था तो वो, सॉरी, डीएसएम बना था वो तो डीएसएम 5 था, 2002 में डीएसएम 5 बना था। करेंटली डीएसएम, अभी हम इसका अपडेटेड वर्जन भी देखेंगे, 2022 का जो अपडेटेड वर्जन है, जब हम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज पे देखेंगे। हमने अभी तक मीनिंग पढ़ा साइकोलॉजी का, इसके एस्पेक्ट्स देखे, कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के, मेंटल इलनेस क्या होती है, हमने इसकी हिस्ट्री देखी। नाउ वी टॉक अबाउट, ओके, सो नेक्स्ट वन इज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोपैथोलॉजी। तो साइकोपैथोलॉजी जो है एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसकी वजह से हम डिसीजेस को या मेंटल डिसऑर्डर को कैटेगराइज कर सकते हैं या समझ सकते हैं, जिसमें चीज़ों को, मेंटल डिसऑर्डर को समझने के लिए सबसे पहली जो रूल बुक थी वो आई थी आपकी डीएसएम। अब डीएसएम क्या है? डीएसएम मैंने पहले बताया था, डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल। अच्छा, सेकेंड वन आईसीडी, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज। अब डीएसएम जो है, डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल, ये क्या है? ये एक मेंटल डिसऑर्डर, ये एक किताब है जो मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल इलनेस, बीमारियों को समझने और डायग्नोस करने के लिए यूज की जाती है। इसका यूज साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट और काउंसलर करते हैं। डीएसएम एक गाइड बुक है बेसिकली, जिसमें मेंटल डिसीज के नाम, उनके सिम्टम्स, उनके डायग्नोस करने के तरीके, ये सब दिए होते हैं। फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। अब इसको बनाया किसने है? इसको अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट एसोसिएशन ने इसका फॉर्मेशन करा था। अभी तक इसके 5 वर्जन्स आ चुके हैं। अच्छा, जिसमें से इसका लेटेस्ट वर्जन है डीएसएम 5 टीआर, जो 2025 के अंदर आया था। अब डीएसएम का यूज कहाँ कहाँ होता है? तो डायग्नोस करने के लिए होता है, ट्रीटमेंट प्लानिंग करने के लिए होता है, रिसर्च के लिए यूज होता है, और कम्युनिकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल एक ही लैंग्वेज में बात कर सकें, इसलिए भी इसका यूज किया जाता है। अच्छा, अब जैसे कि हर एक बीमारी के साथ क्या-क्या सिम्पटम्स जुड़े होते हैं, जैसे कि नाम ऑफ डिस नेम ऑफ नेम नेम एंड डिसऑर्डर, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, सिम्पटम्स, कब तक ये सिम्पटम होना चाहिए। अ, जैसे कुछ साइकोलॉजी में डिसीजेज होती हैं, जैसे डिप्रेशन एंड, सॉरी, बाइपोलर डिसऑर्डर एंड मेनिया। अब बाइपोलर डिसऑर्डर और मेनिया के सिम्टम्स कभी-कभी सिमिलर होते हैं, लेकिन जो डीएसएम-5 को ठीक से पढ़ा होगा, वो इसको समझने के लिए ईज़िली समझ पाएगा। क्या समझ पाएगा? कि किस इंडिविजुअल को डिप्रेशन है या मेनिया है या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर है। कभी-कभी इंडिविजुअल को होता डिप्रेशन है, लेकिन वो मेनिया की दवाइयाँ खाने लगता है, क्योंकि प्रॉपरली क्या होता है, डायग्नोस नहीं हो पाता। अच्छा, आगे हम बात करते हैं आईसीडी के बारे में। आईसीडी क्या है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज। ये अब आईसीडी, जैसे हमने बताया था कि इससे पहले हमने जो देखा था डीएसएम, वो यूएस ने बनाया था, यूके अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने। लेकिन जो आईसीडी है उसको डब्ल्यूएचओ ने बनाया है। ये ग्लोबल गाइड बुक है जिसमें दुनिया भर की फिजिकल मेंटल बीमारियों का डिटेल लिस्ट होती है, जिसे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल वर्ल्ड वाइड यूज करते हैं। अच्छा, इसको डब्ल्यूएचओ ने बनाया है। डायग्नोस करने के लिए इसका यूज होता है, डेथ डेथ और डिसीज स्टैटिस्टिक के रखने के लिए इसका यूज़ होता है, हॉस्पिटल बिलिंग, इंश्योरेंस के लिए भी कभी-कभी इसका यूज़ होता है, रिसर्च एंड हेल्थ प्लानिंग के लिए भी इसका यूज़ होता है। इसका जो लेटेस्ट वर्ज़न है वो आईसीडी-11 है, और आईसीडी-11 कब आया है? 2022 में। ये आपके लिए याद रखना अच्छा होगा कि डीएसएम-5 का भी लेटेस्ट वर्ज़न 2022 और आईसीडी का भी लेटेस्ट वर्ज़न 22। कभी-कभी क्या होता है, जेआरएफ या नेट वगैरह के अंदर ये इस टाइप के एमसीक्यू में क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं कि इनका लेटेस्ट वर्ज़न कौन-सा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम इनको एक डिफरेंस के बेस पर हम दोनों को समझते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द डीएसएम एंड आईसीडी। इसको जो, आई थिंक मैंने डीएसएम को और आईसीडी को डिटेल में अभी तक आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो आई थिंक नथिंग हैज लेफ्ट बिटवीन। सो एक बार आप इसके ऊपर एक रफ निगाह मार लीजिए, और इसका चाहे तो एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, और एग्जाम के लिए आपका रिवीजन के लिए आसानी हो जाएगी आपको। तो इस लेक्चर के अंदर बस इतना ही। आगे जो अगला लेक्चर आएगा उसके अंदर हम बस, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा, सो आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके अपनी राय बताएं, और
सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं, क्योंकि मैं आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट लेक्चर्स बनाता हूँ प्रेजेंटेशन फॉर्मेट के अंदर। आप सब्सक्राइब नहीं करके जाएंगे तो फिर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता आगे आपके लिए लेक्चर बनाने के लिए। अच्छा, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपके लिए यूजीसी नेट की पूरी एक पर्टिकुलर सीरीज भी अपलोड करूंगा। आप लोगों को अगर चाहिए तो कमेंट के अंदर यस लिख के बताइए। ओके, अगेन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। बाय बाय।